Good evening, everyone. Welcome to Audiology with Ankita. So, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होने के साथ साथ फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं ऑर्गेनाइजेशन के। उन्होंने मास्टर्स आइश से कंप्लीट किया हुआ है और उत्तर प्रदेश से वो बिलोंग करती हैं। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं। तो प्लीज वेलकम करते हैं मिस नेहा तिवारी। बहुत बहुत थैंक यू अंकिता, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं लोगों से जुड़ सकूं। बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए लोगों से जुड़ना, और उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये तरीका जो आपने अपनाया है बहुत सराहनीय है। शुक्रिया मैम। मैम, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपका मैम जरा एक्सपीरियंस हमें बताइए और कहाँ कहाँ आपने काम किया है और क्या क्या कहाँ कौन कौन से जगह में किया हुआ है काम, तो जरा हम लोग को बताइए। ओके अंकिता, मुझे 19 साल से ज्यादा हो गए हैं अभी इस जी। फील्ड में काम करते हुए, ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में। 2002 में जब मैंने पास आउट किया उसके बाद से ही मैं काम कर रही हूँ। मैंने दिल्ली में काम किया है। दिल्ली में खासकर शुरुआत के 5 साल जो थे मेरे, 5 से 7 साल वो हॉस्पिटल बेस्ड का काम था। तो मैं बेसिकली ऑडियोलॉजी में ज्यादा कार्यरत थी। साथ ही साथ स्पीच और लैंग्वेज के केसेस भी देखती थी। लेकिन 2011 के बाद जो है मेरा ध्यान जो था वो और इंटरेस्ट जो था वो चला गया लैंग्वेज में। किस तरह बच्चों का भाषा विकास होता है, किस तरह वो पढ़ना सीखते हैं, किस तरह से उनके फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कैसे डेवलपमेंट होती है, स्किल्स, और किस तरह से स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स अफेक्ट होते हैं, फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, बच्चे क्लियर नहीं बोलते हैं, और उनका संबंध जो पढ़ाई लिखाई से। तो तब से 2011 से मैं जो है मेरा ध्यान उस पे है। तो मैं फिर स्पीच और लैंग्वेज के केसेस ज्यादा देखती हूँ। मैं स्कूल्स में, 3 स्कूल्स में किंडरगार्टन में प्रिंसिपल रही हूँ, प्रिंसिपल कम स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट। साथ ही साथ मैं 2 इंस्टीट्यूट्स में एज ए गेस्ट फैकल्टी भी कार्य कर चुकी हूँ। तो काफी रिच एक्सपीरियंस में कहूँगी। लखनऊ में मैंने यहाँ पे कई अर्ली इंटरवेंशन क्लिनिक में एज कंसल्टेंट काम किया है। और सचेतता तो है ही, जिसको हम लोगों ने शुरुआत करी संस्था की। तो इस संस्था में मैं के लिए मैं थोड़ा बहुत टाइम निकालती रहती हूँ और इसके लिए कार्य करती रहती हूँ। सर मैम, हमें सचेतता के बारे में कुछ अवगत कराएंगी, क्या है वो, आपका हम्म कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे। देखिए, सचेतता मीन्स अवेयरनेस। तो जब हम बात करते हैं कि हम सभी लोग जो स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं, वो हम पास आउट होने के बाद हम सभी लोग अपनी क्लिनिक्स में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, स्कूल्स में काम करते हैं। बट हमारी जो जो समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, वो सिर्फ अपनी सर्विस देना ही नहीं है। अपनी डायग्नोस्टिक सर्विसेज देना है या फिर थेरेपेटिक सर्विसेज देना। आई थिंक जरूरी है कि हम थोड़ा टाइम निकाल कर अपनी फील्ड के बारे में समाज में ये जागरूक करें लोगों को कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ से लोगों को मदद मिल सकती है, और बहुत से और लोगों को प्रेरित करना इस फील्ड के बारे में। तो सचेतता की शुरुआत वैसे ही हुई, लोगों को जागृत करने से। और हम बात करते हैं लोगों को जागृत, तो शुरुआत मैंने टीचर्स से की थी। टीचर्स तक पहुंचना और क्लास 11th एंड 12th के बच्चों तक पहुंचना, ताकि उनको कहा जाए कि उठिए जागिए, और ये फील्ड है, इसमें एनरोल हुई है। हमारे भारत को और ज्यादा प्रोफेशनल्स की जरूरत है, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट की जरूरत है, हमको जरूरत है। यहाँ पढ़ाई करके बाहर भेजना नहीं है, यहीं पे रहकर काम करने की जरूरत है। और आप सब लोग कर सकते हैं, एक फील्ड है, एक ऑप्शन है इसमें, इसके साथ आप जुड़िए। तो शुरुआत वहां से हुई थी। फिर धीरे धीरे पेरेंट्स जुड़ते गए, टीचर्स जुड़ती गई, संस्थाएं जुड़ती गई, और ऐसे ही ये कारवां आगे चलता रहा। मैम, ये सचेतता जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कितने साल से आप जुड़ी हुई हैं उससे। सचेतता कॉन्सेप्ट पे काम तो मैंने बताया, मैं
कहूँगी 97 से कर रही हूँ। 97 में मैंने शुरुआत की थी अपनी पढ़ाई की, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी की जो मैंने कोर्स किया है। तो 97 से ही मैं अवेयरनेस पे कार्य कर रही हूँ। बट ये संस्था जो ऑफिशियली जो हमने रजिस्टर कराई वो 2018 में कराई रजिस्टर। सो 2018 से ये एक ऑफिशियल रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और हम लोग स्कूल्स हैं उनको अडॉप्ट करते हैं, उनमें जाके बच्चों को स्क्रीन करते हैं, फिर उनको सर्विसेज देते हैं, हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, हम लोग जो हमारे बड़े बड़े जो बड़ी सड़कें हैं जहाँ बहुत शोर होता है वहाँ लोगों को सचेत करते हैं नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस के लिए। तो काफी काफी कुछ काम है और काफी वॉलंटियर्स की मदद से हो पाता है, मैं अकेले नहीं करती। तो काफी वॉलंटियर्स हैं जो जुड़े हुए हैं सचेतता से और वो हमारी मदद करते हैं। मैम ये संस्था में आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? नंबर तो एक स्पेसिफिक नहीं है। जैसे अगर कुछ कार्य करना होता है जहां मुझे लोगों की जरूरत है तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि मुझे जरूरत है, प्लीज वॉलंटियर करिए। तो संस्थाएं वॉलंटियर करती हैं, तो कभी कभी मेरे साथ 50 लोग भी जुड़ जाते हैं किसी कार्य के लिए। जैसे हमने एक नुक्कड़ नाटक किया था तो यहाँ की एक लखनऊ की संस्था है, उनके साथ मिलके किया, उन्होंने कहा हम आपके साथ करेंगे। तो ऐसे वो लोग का पूरा 150 बच्चों का एक संस्था है। तो सब बच्चों ने कि हम कार्य करना चाहते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसमें अलग अलग वॉलंटियर्स करते हैं लोग और हम कार्य करते हैं। अभी तक मैं कहूंगी अराउंड 450 वॉलंटियर्स हैं जो कि एक्टिविटीज आने पे दोबारा से वॉलंटियर करते हैं और फिर हम उनकी मदद लेते हैं। मैम ये संस्था खोलने के लिए आपको बहुत सारी असुविधाएं सुविधाओं का सामना करना पड़ा होगा, मैम उसके बारे में कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, संस्था तो खोलना ये एक लीगल प्रोसेस है। आपको रजिस्टर करना होगा, फिर आपको वहाँ जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने आपको वहाँ पे खड़ा होना होगा। वो फिर वेरीफाई करेंगे, आपसे पूछेंगे। तो ये एक लीगल जो प्रोसेस है वो तो सबको ही सामना करना होगा। परंतु हाँ, एक बात है कि जो लोग भी, मैं ये कहूंगी, हालांकि समस्याएं हैं, आपको ऑफिस में भागा दौड़ी भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना होगा। परंतु एक बार संस्था रजिस्टर्ड होने के बाद जो उसके अंतर्गत कार्य आप कर रहे हैं वो सबका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है और वो जो है फिर हर चीज जो है वो फिक्स हो जाती है, सेट हो जाती है। तो जो सुविधाएं थी वो ये थी कि लोग ने काफी मदद करी। जब मैंने कहा कि नई संस्था खोलनी है, इसको रजिस्टर कराने, काफी लोगों ने मेरी मदद करी। और असुविधाएं तो कहाँ नहीं होती अंकिता, हर जगह असुविधा है। तो थोड़ी सुविधा थोड़ी असुविधा, लेकिन ज्यादातर हमको ऊपर वाले का आशीर्वाद है, असुविधा ज्यादा नहीं हुई है। हर काम आराम से ही हो गया है अब तक। मैम आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, उस पे आप क्या अवेयरनेस या क्या सूचना देते हैं लोगों को? तो उस पे जो सूचनाएं होती हैं वो ज्यादातर होती है किस तरह से लक्षणों को पहचाना जाए, एक तो उस पे, और वो भी बोलने की समस्या को लेकर या भाषा विकास को लेकर या सुनने की समस्या को लेकर। और ये ज्यादातर वीडियोस पेरेंट्स के लिए ही होते हैं। मेरा मानना ये है अंकिता कि जो स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट्स हैं जो वो अपने क्लिनिक में बैठ के करते हैं, मेरा मानना यह है कि बहुत जरूरी है कि हम पेरेंट्स को एम्पावर करें। वो भी हमारे कार्य के अंतर्गत ही आता है। जो कार्य हम कर रहे हैं अगर उसकी जानकारी बहुत अच्छी तरह से पेरेंट्स को हो तो हमारा कार्य आसान हो जाता है। तो पेरेंट एम्पावरमेंट वीडियोस ज्यादातर हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। और अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ये दो चीज पे ज्यादातर फोकस मेरा रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। मैम अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन ये तो ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में हम सबको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, पर
आम जो जनता है उनको हम कैसे समझाए सरल भाषा में? तो सर सरल भाषा में तो जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो सरल भाषा तो आ ही जाती है। जैसे मैं पड़ोस में बैठी महिला को समझाऊंगी, और जैसे मेरी माँ को मैं समझाऊंगी, जैसे मैं कोई जानता नहीं है उसको समझाऊंगी, तो सरल भाषा हो जाती है। लेकिन आम जनता को ये जानना जरूरी है कि जितनी जल्दी परेशानी पकड़ी जाएगी, और ये सिर्फ हमारे फील्ड के लिए नहीं है, कोई भी परेशानी, चाहे वो आपकी मानसिक परेशानी हो या शारीरिक परेशानी हो या वाक परेशानी हो या सुनाई से संबंधित हो, कोई भी परेशानी हो, शुरुआत में अगर पकड़ ली जाए और उसको वहीं के वहीं उस पर हस्तक्षेप करके उसको ठीक कर दिया जाए या उस पर कार्य करना शुरू कर दिया जाए, तो वे परिणाम जो है इतने बुरे नहीं होते। और ये बात कॉमन बात है, हम सबको मालूम है। हम कहते हैं ना कि कोई परेशानी होती है तो उसकी जड़ को पहले खत्म करो या पहले जड़ को पकड़ लो। तो यही चीज है, जड़ को पकड़ना, और यही लोगों तक पहुंचाना है कि पहचानिए, लक्षणों को पहचानिए और इग्नोर मत करिए। ये मत सोचिए कि चल जाएगा, देख लेते हैं 6 महीने और साल भर और, क्योंकि ये टाइम जो गुजर गया है बच्चे की जिंदगी का, जो कि बहुमूल्य समय है, ये वापस नहीं आएगा। तो जो आप आधे साल पहले से 1 साल पहले से कार्य करना शुरू करते, आपको डबल ट्रिपल एफर्ट्स डालने होंगे, आपको ही नहीं, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट्स को भी, दूसरे थेरेपिस्ट्स को भी, टीचर्स को भी। तो उनका कार्य हम डबल ट्रिपल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया। तो ये बहुत जरूरी है समझाना। जी मैम। मैम, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि बच्चों का वाक विकास जो है, जैसे बहुत देर हो गया है, डिले हो गया है, वो कैसे पता चलेगा कि ताकि हम स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जा सके और उनको बता सके कि ये परेशानी हो रही है? बहुत जरूरी चीज है कि बच्चा अगर बोल नहीं रहा है तो क्या बच्चे के पास बोलना शुरू करने के लिए जो क्षमताएं होती हैं, क्या वो है? बच्चे की सुनाई हो गई जिसमें, या बच्चा ध्यान दे रहा है कि नहीं, आई कांटेक्ट जिन्हें हम प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स कहते हैं, आई कांटेक्ट है कि नहीं, अटेंशन है कि नहीं, कॉम्प्लायंस है कि नहीं, बच्चा जो है टर्न टेकिंग है कि नहीं, बच्चा बात सुन रहा है कि नहीं, और बच्चा जो है उसे पूछा जाए तो उसे मालूम है ये मेरी चांस है मुझे बोलना है। तो ये सारी जो स्किल्स हैं भाषा विकास के लिए, वो है कि नहीं? अगर ये स्किल्स नहीं है तो भाषा विकास में परेशानी हो जाएगी। पेरेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर ये स्किल्स नहीं है, अगर बच्चा आप बच्चों को आवाज दे रहे हैं, बच्चों को कुछ कार्य करने को कह रहे हैं, बच्चा नहीं सुन रहा है और वो अपने कार्य में मग्न है, बहुत ज्यादा मग्न है, वो ध्यान नहीं दे रहा, तो यहाँ पे देखिए आप, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है बच्चे की, तो या तो कान में सुनाई में परेशानी हो सकती है, या बच्चा जो है वो रिस्पॉन्ड करना नहीं जानता, उसे नहीं मालूम है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। या मैंने बताया प्रीलिंग्विस्टिक स्किल भाषा विकास से पहले विकसित होने वाली क्षमताएं नहीं है। तो ये सारे के सारे कैसे होंगी, बच्चा जो है कैसे रिफ्लेक्ट होंगी लाइफ में? बच्चा एक तो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा कम्युनिकेशन में, वो अपने में मग्न रहेगा, या फिर बच्चा जेस्चर्स का इस्तेमाल ज्यादा करेगा, पॉइंटिंग यूज करेगा, या हो सकता है कि वो पॉइंटिंग भी ना करे, वो सिर्फ रोए। और अगर वो चीज आपको लगता है कि इस बच्चे की उम्र के जो दूसरे बच्चे वो नहीं कर रहे हैं ऐसा, लेकिन यही कर रहा है, वही टाइम है पेरेंट्स को, खासकर माँ को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, मेरे बच्चे के साथ कुछ तो है जो कि दूसरे बच्चों के साथ नहीं है। तो यहाँ पे मैं कहूंगी जरूरी है माओ को ये जानना। और आजकल मोबाइल सबके पास है, टाइप कीजिए, आप सभी लोग गूगल कर सकते हैं कि भाषा विकास का क्या होना चाहिए क्रम। तो भाषा विकास क्रम आप डाउनलोड कीजिए, उसमें हर महीने का, हर साल का आपको एक क्रम दिखाई दे जाएगा। आप आराम से बैठे बैठे चेक कर सकते हैं, मेरा बच्चा 2 साल 6 महीने का है, इसमें दे रखा है कि बच्चे को ये आना चाहिए, बच्चे को 2 सेंटेंस बोलने लगातार बोलने आने चाहिए, बच्चे को इतने शब्द आने चाहिए। अगर वो नहीं मीट कर रहा है तो आप जो है बच्चे को जरूर स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट को बिना देर किए दिखाइए।
थैंक यू मैम इस इंसाइट के लिए। मैम मुझे ज्यादातर ऐसे सवाल आते हैं कि ऑटिज्म और एडीएचडी, एक सब्सक्राइबर ने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था मेरे वीडियो के नीचे। उनको जानना है ऑटिज्म और एडीएचडी के भीतर क्या डिफरेंस होता है दोनों चीजों के अंदर। ओके, देखिए दोनों ही भाषा से संबंधित परेशानियां हैं, यानी कि दोनों ही जो कंडीशंस हैं उनमें भाषा प्रभावित होती है, ठीक है। और ऑटिज्म जो एक कंडीशन है वो आप ये कह सकते हैं कि अब तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए जीन थेरेपी और जीन पे भी काम शुरू हो गया है। तो आप और इवन एडीएचडी में भी आप देखिए बहुत सारा न्यूरोलॉजिकल लेवल पे काम हो रहा है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आप कह सकते हैं वायरिंग अलग तरीके से होती है दिमाग में, जिसकी वजह से बच्चे की सामाजिक क्षमता कि उसको लोगों से कैसे घुलना मिलना है, कैसे उसको बातचीत करनी है, वो क्षमता विकसित नहीं होती उसकी। दूसरा, बच्चे की कम्युनिकेशन की, वार्तालाप करने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। और साथ ही साथ अपने में ही रहना, अपने अंदर अपने में ही घुल मिल के रहना, या अपने ऐसी हरकतें करना जो कि बच्चों को स्टिमुलेट करती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है। तो ये हमारी हो गई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ध्यान रखें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों के अगर बच्चा है तो आईक्यू पुअर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो बोल नहीं रहे होते हैं, बातें समझ नहीं रहे होते हैं, परंतु उनकी आईक्यू पे कमेंट इस तरह से नहीं किया जा सकता। कभी कभी उनकी आईक्यू जो है वो हमारे से और आपसे कहीं ज्यादा हो सकती है। साथ ही अगर देखें हम एडीएचडी, तो एडीएचडी का मतलब हो गया कि अटेंशन डेफिसिट है और साथ में हाइपर एक्टिविटी भी है। तो अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी होने का मतलब है कि बच्चा अटेंशन पे भी नहीं कर पा रहा और साथ में भागा दौड़ी भी बहुत ज्यादा है, फिजिकल मूवमेंट बहुत ज्यादा है। तो एडीएचडी भी भाषा विकास में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। अगर मैं आपको बोलूं, किसी बच्चे को बोलूं कि आप ये बैठ के ये पढ़िए, तो बच्चा बैठ के पढ़ नहीं पाएगा। अब दोनों में अंतर की बात क्या हो गई? ध्यान रखिए, एडीएचडी में अगर आप कुछ कहते हैं बच्चे को, बोलते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन बेटर होता है एज कम्पेयर टू ईएसडी। एडीएचडी में भी काफी तरह की आप देखिए, माइल्ड है सिम्टम को ज्यादा नहीं है, या सीवियर सिम्टम्स है, बट इन जनरल अगर मैं देखूं तो एडीएचडी जो है वो इज मोर प्रेवलेंट देन ईएसडी, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दोनों के ही डायग्नोसिस के लिए आपको एक्सपर्ट्स की सलाह की जरूरत है और डायग्नोस्टिक टेस्ट्स की जरूरत है। तो अपने आप घर बैठ के आप ये डायग्नोसिस ना करें, बेहतर होगा कि आप डायग्नोसिस करवाएं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं, वो सब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, ये सारे एक्सपर्ट बैठ के जो है उनकी रिपोर्ट्स मिला के काम किया जाता है और फिर बच्चे पे काम शुरू होता है। मैम, ये डायग्नोसिस एक अकेले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम रहता है या ये टीम अप्रोच रहता है मैम? हमेशा एक टीम अप्रोच है, हमेशा। और यही होना चाहिए। जो लोग ये बात सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं, कृपया करके ध्यान रखिए कि क्योंकि इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप, आप जब ठीक होने की, बच्चे को इम्प्रूव होने की बात करते हैं तो हम टीम अप्रोच की बात करते हैं। जब ठीक होने में टीम अप्रोच है तो डायग्नोसिस में भी टीम अप्रोच की बहुत जरूरत है। और अगर आप सपोज जाते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास और वो जरूर कहेंगे कि आपको स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के पास जाना है, तो स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के पास जाके कम से कम लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से भाषा विकास और उसके वाक विकास के बारे में जानकारी और डिटेल जानकारी लेना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्पीच लैंग्वेज पे इतना कमेंट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो अपने एरिया के बारे में पॉइंट्स बता पाएंगे और बता पाएंगे क्या कुछ डिले है, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो एक जने के पास जाएंगे तो वो अपने एरिया के बारे में तो बता पाएंगे, दूसरे के बारे में कमेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो डायग्नोसिस इज ऑल्सो अ टीम अप्रोच। थैंक यू मैम। मैम, आप ज्यादातर अपने क्लिनिक में या अपने संस्था में कौन से डिसऑर्डर्ड वाले पेशेंट ज्यादा दिखते हैं, या ऐसे कुछ आपको लगता है कि ज्यादा है पॉपुलेशन?
अभी अंकिता जो मैं देख रही हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि वो ज्यादा है, बट जो मैं देख रही हूँ बच्चे, वो 2.5 साल से लेकर 6.5 साल के बीच की उम्र के बच्चे मैं देखती हूँ। और ज्यादातर जो बच्चे हैं उनमें डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट है ड्यू टू वेरियस रीजंस. सम ऑफ देम हैव नॉट बीन डायग्नोस्ड येट. और autism spectrum disorder, यानी कि I shouldn't say they are falling on the spectrum, but symptoms काफी ज्यादा है. डिजिटल एक्सपोजर उन बच्चों में बहुत ज्यादा है. लैंग्वेज स्टिमुलेशन घर पे, भाषा का स्टिमुलेशन घर पे हुआ नहीं है. ऐसे बच्चे मैं आजकल जो है वो ज्यादा देख रही हूँ. और पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन पैटर्न है वो बच्चे के साथ सही नहीं है. तो इस तरह के मैं ज्यादा आजकल देख रही हूँ बच्चे. मैम, आजकल के पेरेंट्स को कुछ आप बोलना चाहेंगी ताकि ये सब चीजों को कैसे अवॉइड किया जा सके, या अगर है तो कैसे इसको डील किया जा सके उसके बारे में? बहुत जरूरी बात आपने पूछी अंकिता. आजकल के पेरेंट्स की जब मैं बात करती हूँ, ध्यान रखिए हमारा सामाजिक जो ढांचा है वो चेंज हो गया है. अब हमारा न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा है, माँ बाप बच्चा, अभी ये हो गया है. अगर फादर है वो बाहर चले जाएंगे जॉब करने, मदर जो है वो बच्चे के साथ रहती है, मदर को घर का काम भी करना है और कोई सपोर्ट नहीं है. मोबाइल फोन्स मदर्स को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने हैं, बच्चे के सामने नहीं करने. बच्चे को फीड कराते हुए मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना, साथ ही बच्चे को मोबाइल फोन नहीं देना. और कोशिश की जाए कि जितना आप लैंग्वेज स्टिमुलेशन बच्चों को दे सकते हैं दें. बच्चों को जितना आप घर की वस्तुओं के बारे में बात कर सकते हैं करें. बच्चों को जितना आप इन्वॉल्व कर सकते हैं घर के कार्यों में जरूर करें. बच्चों को अवेयर करें कि उसके घर में और उसके घर के आसपास क्या हो रहा है, कौन कौन है, कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो क्या क्या बात करती हैं. तो मदर्स के लिए मैं कहूंगी बहुत जरूरी है ये जानना कि बच्चों को मोबाइल ना देकर, मोबाइल बच्चे की नॉलेज बढ़ा सकता है, बच्चे की भाषा विकास कुछ हद तक करेगा, लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत डीप हो जाता है. तो कृपया करके बच्चे को मोबाइल फोन ना दें. आप खुद बच्चे की थेरेपिस्ट हैं और बच्चे की टीचर हैं, तो बच्चे के भाषा विकास में सहायक बने. थैंक यू नेहा जी, आपने इतना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला और इतने सारे अनसुलझे सवालों का जवाब दिया. तहे दिल से आपको शुक्रिया. थैंक यू अंकिता. ऑडियोलॉजी विद अंकिता पॉडकास्ट एक न्यू चैनल है और मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि वो अंकिता को और एनकरेज करें. साथ ही साथ जो जो लोग, बहुत सारे लोग कार्यरत हैं हमारी फील्ड के लिए जागरूकता बढ़ाने में, सभी को एनकरेज करें. और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. अंकिता, आपका बहुत धन्यवाद. थैंक यू मैम. गुड नाइट. गुड नाइट अंकिता.